नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राघव चड्ढा के अपॉइंटमेंट को लेकर। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, अपोजिशन ने इतनी सारी बातें कही हैं और लगातार पंजाब के अंदर इस बात का विरोध हो रहा है। पंजाब के अंदर विरोध होने का कारण ये है क्योंकि इतनी बड़ी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने के बाद, इतने बड़े तादाद में विधायक जीतने के बाद, पंजाब के इतना सारा रिप्रेजेंटेशन है और पूर्ण बहुमत से और बम्पर बहुमत से बनी हुई सरकार है, उसके बावजूद इतने लोगों में पंजाब के मुख्यमंत्री को कोई ऐसे नाम नहीं मिले जो कि उनको एडवाइस कर सकते थे। उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो सरकार को सही से चला सकते थे? क्या ये कहना चाहते हैं या ये शो करना चाहते हैं कि पंजाब पढ़े लिखे लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्निंग बॉडीज़ के इंटेलेक्चुअल माइंड से विहीन है? यानी कि पंजाब में वो शक्ति ही नहीं है कि पंजाब के अंदर के चुने हुए लोग पंजाब का विकास कर सकें, इसलिए विरोध हो रहा है। दूसरा विरोध इसलिए और हो रहा है क्योंकि भगवंत मान, हम सब जान ही रहे हैं कि वो कितने बड़ा शराबी हैं। उनकी पहली पत्नी छोड़कर गई थी और पहली पत्नी के छोड़कर जाने के बाद उन्होंने कहा था कि हम पब्लिक की सेवा करेंगे। फिर वो अक्सर नशे में पाए गए, कभी कभी पार्लियामेंट के बाहर और अंदर भी नशे में पाए गए और तमाम जगहों पर उनके वीडियोस वायरल हुए। कितनी सत्यता है उनमें पता नहीं, लेकिन हाँ, उनके वीडियोस खूब सारे वायरल हुए जिसमें वो नशे में कुछ भी कहते हुए पाए गए। पार्लियामेंट के अंदर भी जब उनके स्टेटमेंट आते रहे तो ऐसे स्टेटमेंट भी आते समय लोगों ने कहा कि भाई वो अभी भी धौंस में हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना देना, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देना और मुख्यमंत्री बनाने के पीछे केजरीवाल की सत्ता रही हो। मैं समझता हूं कि केजरीवाल का दिमाग कम और विरोध की शक्ति ज़्यादा थी। विरोध खासतौर से इस बात का क्योंकि पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट बड़ी तेज़ी पर है। पंजाब का जब निर्माण हुआ था तब मैं जहां तक समझता हूं अकाली दल भी यही सब करके डेवलप हुआ था और वो अलग पंजाब सूबा, पंजाबी भाषा और कुछ अलग ऑटोनॉमस टाइप का बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ ने उनका साथ दिया था और साथ देकर उनके इस ऑब्जेक्ट को डाइल्यूट कर दिया था। कुल मिलाकर सत्ता में लंबे समय तक रहने के बाद वो ये जो मेन ऑब्जेक्ट उनका था उससे वो डाइल्यूट हो गए थे। हाँ, कांग्रेस के मामले में ज़रूर हम कहेंगे कि कांग्रेस दुनिया भर का फसाद ज़रूर करती है, लेकिन कांग्रेस वहाँ पर इस भूमिका में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में नहीं रही कि वो तोड़ू फोड़ू या कुछ गलत काम कर रही हो। खासतौर से कांग्रेस बेअंत सिंह के नेतृत्व में उस समय खालिस्तानी मूवमेंट को कुचला भी गया। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि अकाली के स्थान पर जो अकाली का ऑब्जेक्ट हुआ करता था 1947 उसके बाद, वही ऑब्जेक्ट लेकर भगवंत मान, यानी भगवंत मान मैं कहूँ कि आम आदमी पार्टी लेकर चली आई। आम आदमी पार्टी खालिस्तान के मूवमेंट को सपोर्ट करके कहीं ना कहीं उसने पंजाब के लोगों का दिल जीता। पंजाब के लोगों का दिल, अलग सूबा किसी से भी कहेंगे, अलग देश बना लीजिए, एक संप्रदाय के आधार पर देश बना लीजिए, एक संप्रदाय के आधार पर कुछ अलग कर लीजिए, ऐसा अगर होता है तो मन में इच्छा, वो इम्प्रैक्टिकल लगे लेकिन मन में इच्छा तो लोगों की होती है। ऐसी इच्छाओं को ही केजरीवाल ने कहीं ना कहीं कैश किया और वहाँ पर मेजॉरिटी में आ गए। मेजॉरिटी में आने के बाद अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो पहले चुन लिया गया था भगवंत मान। भगवंत मान का नाम आया तो पंजाब के लोगों के समझ में ये आया होगा निश्चित रूप से कि भाई हमारे बीच का ही व्यक्ति है, जो होगा सब देख लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जो कुमार विश्वास ने अटकलें लगाई थी और उन अटकलों में ये कहा था उन्होंने कि ये खालिस्तान के लोग इनको पैसे देने आते थे केजरीवाल को। खालिस्तानी मूवमेंट या दिल्ली में जो किसान मूवमेंट के समय पर चला उस समय भी खालिस्तानियों को सपोर्ट करना केजरीवाल, ये वो बहुत सारी काम होते रहे, बहुत सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसी होती रही। ये कहना है कुमार विश्वास का। हालांकि कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब में मुकदमा दाखिल हुआ और पंजाब पुलिस उनको पकड़ने पहुंच गई। खैर, जैसे तैसे जो कुछ हुआ होगा वो निपटारा तो हो ही गया। लेकिन क्या भगवंत मान लगातार पंजाब की सत्ता चलाने में सक्षम हैं या फिर वो एक रिमोट मुख्यमंत्री हैं? रिमोट मुख्यमंत्री लोगों का कहना इसलिए और है क्योंकि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और जो सेक्रेटरीज थे उनकी बैठक दिल्ली में केजरीवाल जी ले रहे थे और केजरीवाल जिस समय बैठक ले रहे थे उस समय भगवंत मान ही उपस्थित नहीं थे। तो क्या ये संभव है कि सरकारी अमले की बैठक कोई दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री ले और उस प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री उस बैठक में ही ना हो?
तो लोगों ने कहना शुरू किया भगवंत मान एक रिमोट मुख्यमंत्री हैं और हकीकत में मुख्यमंत्री तो वहाँ केजरीवाल हैं, लेकिन केजरीवाल प्रैक्टिकली वहाँ के मुख्यमंत्री हो नहीं सकते और इम्प्रैक्टिकली जो वो कर रहे थे जो कर सकते हैं वो कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसी अटकलें बार बार होंगी, ऐसे बैठकें बार बार होंगी, बिजली के जो ठेकेदार या बिजली के जो मिनिस्ट्री थी उस मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी वगैरह थे उनकी बैठकें बार बार दिल्ली का मुख्यमंत्री लेगा तो देश में हंगामा तो होना ही है। उसका कारण है कि पार्टी और सरकार दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझ लेना चाहिए। सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई सत्ता है जो लोगों के लिए काम करती है और जो चुन कर जाते हैं वही सरकारी आदमी कहलाते हैं। पार्टी कहीं दूर रहती है, उनके बीच में सामंजस्य होता है वो अलग बात है, लेकिन पार्टी कहीं दूर रहती है और सरकार कहीं अलग रहती है। ये बात आपने महाराष्ट्र में खूब बखूबी देखा है, क्योंकि जो लोग चुनकर गए थे उन लोगों ने अलग ग्रुप बना लिया और अलग ग्रुप बनाकर शिवसेना पर क्लेम कर दिया। शिवसेना जो पार्टी चलाने वाले लोग हैं वो मातोश्री में बैठे इंतज़ार ही करते रहे, जबकि सरकारी सिस्टम, कोर्ट या विधानसभा वो तो चुने हुए लोगों से ही बात करेगी, क्योंकि वो सिस्टम ही एकदम अलग है। इसलिए चुने हुए लोगों का नेतृत्व होना और उनके द्वारा जो सरकार उस प्रदेश में जो सरकारी मशीनरी होती है उस सरकारी मशीनरी को कहीं दूसरे प्रदेश या प्राइवेट व्यक्ति कंट्रोल करे, बिना किसी पोर्टफोलियो के कंट्रोल करे, बिना किसी अधिकार के कंट्रोल करे, तो फिर समस्याएं खड़ी होना स्वाभाविक है। लोगों का आचरण गलत बदलना स्वाभाविक है और कोर्टों में भी सिस्टम चैलेंज होना स्वाभाविक है। इसलिए केजरीवाल जी को ये लगा कि अगर ऐसा बार बार किया गया तो समस्याएं खड़ी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। केजरीवाल जी ने क्या किया कि अभी एक टेम्परेरी नेचर का अपॉइंटमेंट कर दिया, एडवाइजरी बॉडी इन पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर। अब एडवाइजरी बॉडी सरकारें बैठाती हैं, मिनिस्ट्री भी बैठाती है, चीफ मिनिस्टर भी बैठाते हैं। बहुत सारे चीफ मिनिस्टरों के पास लंबी लंबी लॉबिंग है OSDs की, ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी, वो अपने मन से अपॉइंट करते हैं। ऑफिशियल स्पेशल ड्यूटी, जैसे एक केरला का भी मामला कुछ दिन पहले आया था जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि भाई आपके यहाँ तो जो OSD या टेम्परेरी बॉडी 1 साल भी काम करता है उसको भी आप पेंशन देते हैं। ऐसा सर्कुलर चलाकर आप केरला में अपनी पार्टी के लोगों को अपने यहाँ OSD बनाकर उनको पेंशन भोगी बना देते हैं। क्या 1-1 वर्ष तक जो लोग काम करते हों उनको पेंशन दी जा सकती है? कोर्ट ने लंबी लताड़ लगाई थी और अभी वो मामला जहाँ तक मुझे याद है वो लिस्पेंडेंस है और कहा था इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि मुख्यमंत्रियों के पास जो लंबी सी अपनी पर्सनल टीम होती है, काउंसिल मिनिस्टर अलग बात हो गई, सब कुछ अलग, लेकिन मुख्यमंत्री की एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में वो रखते हैं या OSD ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी वो अपॉइंट करके रखते हैं उन विभागों के लिए जो विभाग सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के होते हैं और बाकी विभागों में काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स के पास भी अपनी इस प्रकार की बॉडीज़ होती हैं। तो फिर समस्या यहाँ पर पैदा होती है कि ये जो राघव चड्ढा का अपॉइंटमेंट हुआ इसका विरोध क्यों? अगर मुख्यमंत्रियों को अपने OSD से अपॉइंट करने का राइट होता है, बल्कि 35 OSD, केरला की बात, छोटा सा प्रदेश, 34 OSDs की बात आई, तो उत्तर प्रदेश मुझे लगता है और बड़ा होगा या फिर उत्तर प्रदेश में कम, ये मैं बता नहीं सकता। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री और मंत्री अपने OSD अपॉइंट करते हैं जिनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उनको पेमेंट किया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है, ये सब कुछ सिस्टम का पार्ट है। फिर राघव चड्ढा का अपॉइंटमेंट क्यों विवादित है? राघव चड्ढा का अपॉइंटमेंट इसलिए विवादित है क्योंकि राघव चड्ढा का अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो बिना किसी सैलरी के हुआ है। वो हालांकि वो पंजाब से चुनकर गए हैं, पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हुए हैं, लेकिन फिर भी पंजाब सरकार अगर चाहती तो अपने राज्यसभा सदस्य से ऑलरेडी एडवाइजरी ले सकती है, उसके साथ काम कर सकती है, उसको बुलाकर बात कर सकती है और ये सिस्टम ही है। फिर अपॉइंटमेंट क्यों? फिर एडवाइजरी बॉडी क्यों? चाहे वो टेम्परेरी नेचर की हो, एडवाइजरी बॉडी क्यों? और एडवाइजरी बॉडी है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से देना पड़ेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। भले ही वो व्यक्ति जिसको आपने एडवाइज़र नियुक्त किया हो उसको सैलरी ना मिलती हो, वो सैलरी ना ले, फिर भी जो बाकी की उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जो उसके आने जाने की व्यवस्था है, उसको मिनिस्टर का दर्जा होता है, उसके पास 2500-50 लोगों का स्टाफ होता है, वो स्टाफ का पेमेंट तो सरकार ही करेगी। इसलिए OSD अपॉइंट करना, विवाद यहाँ पर यह है कि OSD अपॉइंट करना का मतलब है मुख्यमंत्री का सहयोगी, मुख्यमंत्री का एडवाइज़र और अलग से एडवाइजरी बॉडी बनाकर उसको कई एक OSDs बनाना। तो ये पैरेलल मुख्यमंत्री के बराबर पावर आ गई और मुख्यमंत्री के बराबर बिना पोर्टफोलियो के राज्यसभा का सदस्य, बिना चुने हुए, बिना
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चुने हुए किस प्रकार से वो एडवाइजरी बॉडी हो सकता है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनरेबल हाई कोर्ट में उठाया गया है, कोई एडवोकेट भट्टी हैं, उन्होंने उठाया है, उन्होंने कहा है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस की एडवाइजरी बॉडी बैठाएगी, इसको स्पेसिफाई क्यों नहीं किया गया कि वो कौन से सब्जेक्टों के लिए, कौन से विषयों के लिए, कौन से ऐसे तत्व हैं जिन तथ्यों के लिए वो एडवाइज़र बने हैं। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नहीं चाहिए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कौन देगा, वो मुख्यमंत्री के मातहत ओएसडी क्यों नहीं बन जाते, वो मुख्यमंत्री के पर्सनल सलाहकार क्यों नहीं बन जाते, वो मुख्यमंत्री के लीगल एडवाइज़र क्यों नहीं बन जाते, फाइनेंशियल एडवाइज़र क्यों नहीं बन जाते, क्यों एडवाइजरी बॉडी उनके नेतृत्व में बनाना, ये और गंभीर प्रश्न है। इसलिए या तो उनका कमीशन बना दिया गया होता और कमीशन बनाकर ये कहा गया होता भाई फला फला सब्जेक्ट आपको दिया जाता है, इस पर अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाइए और डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर आप सबमिट करिए मुख्यमंत्री जी के पास। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये चैलेंज करते समय कहा गया है कि ऐसी कोई एडवाइजरी बॉडी जिसका कोई काम स्पेसिफाइड ना हो, ये सुपर सीएम बनाने का प्रयास है और सीएम को बांधने का प्रयास है जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। केजरीवाल वहाँ बैठकर भगवंत मान को बांधना चाहते हैं। पंजाब में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है जो कि सरकार चला सके, सरकार में ये रोल प्ले कर सके। इसलिए दिल्ली से किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करना और उसको इस जगह पर बिठाना, ये संवैधानिक रूप से, लीगल रूप से या सिस्टमेटिक रूप से उचित नहीं है, जिसका विरोध होना चाहिए और हाई कोर्ट उस पर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर इन पर एक्शन ले, ऐसा हाई कोर्ट के सामने कहा गया। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वाकई में मुझे भी ऐसा एहसास होता है कि ये बहुत सारे तरीके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में हैं कि जैसे ओएसडी बना लेना, एडवाइज़र अपना बना लेना, लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र या कमीशन अपॉइंट कर देना या फिर कोई कमेटी अपॉइंट कर देना, ये तो सारे तरीके हैं। लेकिन बिना पोर्टफोलियो के, बिना सब्जेक्ट के पूरे पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले से मतलब है कि जो मुख्यमंत्री के पास सारे मामले होते हैं उनकी एडवाइजरी बॉडी और उस एडवाइजरी बॉडी के एडवाइस पर ही मुख्यमंत्री काम करेंगे। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होगा? आपको याद होगा इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के इस जजमेंट में और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, चुने हुए लोग हैं, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया। जब भी कोई एडवाइजरी दी जाएगी प्रेसिडेंट को कोई सलाह दी जाती है, प्रेसिडेंट से कोई सिग्नेचर करवाया जाता है, तो केवल प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है, हमें पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। इसलिए 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो इमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की रिकमेंडेशन पर फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन दो लोगों के रजामंदी से उस समय इमरजेंसी लगाई गई थी। इसलिए वो इमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह उसमें नहीं थी। अब इंदिरा गांधी के पास कई एक रिकमेंडेड बॉडी रही होंगी। हालांकि उस समय कहा जाता है कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर हुआ था और इमरजेंसी की जो ड्राफ्ट बनाया था वो भी उस समय बंगाल के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था। तो इंदिरा गांधी के पास अपनी बहुत सारी एडवाइजरी बॉडी थी, उन एडवाइजरी बॉडी की एडवाइस पर ये सब कुछ हुआ था, लेकिन उसको सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और वो कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसकी अपनी पर्सनल बॉडी नहीं होती। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है राघव चड्ढा के केस में भी चैलेंज होने वाली हैं। क्या राघव चड्ढा का अपॉइंटमेंट सुपर सीएम बनाकर रखा गया है? भगवंत मान जो कि नशेबाज, ऐसा कहा गया कि वो नशेबाज हैं या नशे में उनके बहुत सारी फ़ोटोज़ बहुत सारे वीडियोस पब्लिश हुए हैं, तो क्या वाकई में उनको ड्रग एडिक्ट बनाकर एक तरफ रखना और सत्ता दिल्ली में केंद्रित होना और दिल्ली के द्वारा सरकार चलाना, यानी कि केजरीवाल के द्वारा सरकार चलाना, क्या ये प्लानिंग का हिस्सा है या वाकई में पंजाब का हित इसके पीछे है? ये सब कुछ सामने आएगा जब हाई कोर्ट इस पर कोई निर्णय लेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।